योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर हैं। सीएम ने सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद सीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन के कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान में थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे क्या वो कुछ कह रहे हैं। दीनदयाल धाम में पर्यटन विभाग की योजनाओं का शिलान्यास के साथ ही जिले को कई तोहफे सीएम दे सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान में सोमवार से जन्मोत्सव समारोह चल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मथुरा में हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाते हैं। पहली सीएम योगी जब पहुंचे थे वहां पर, वो तस्वीर आप देखिए, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर उस मंच की है जहां से अभी थोड़ी ही देर बाद संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले जब मथुरा पहुंचे थे तो सीधा बांके बिहारी के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मथुरा में जब पहुंचे थे और उनका जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं ने वहां पर किया, मुख्यमंत्री का स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। और उसी के साथ बताएं आपको कि फिर वहां से वो पहुंचे बांके बिहारी के मंदिर, जहां पर उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और फिर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। चलिए, मुख्यमंत्री ने संबोधित करना शुरू कर दिया है, सुनाते हैं आपको। श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायक श्री पूरण प्रकाश जी, श्री कारिंदा सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती ममता चौधरी जी, आयोजन समिति से जुड़े हुए स्मारक समिति के पदाधिकारीगण श्रीमान बांके बिहारी महेश्वरी जी, डॉक्टर रोशनलाल जी, श्री चिंतामणि जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी, नवीन मित्तल जी, अशोक टेडीवाल जी, कमल कौशिक जी और आज के इस आयोजन में जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, यह ब्रज क्षेत्र वैसे भी देश और दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बड़ी श्रद्धा और पवित्र की धरती रही है। यहां के बारे में तो मान्यता रही है कि इस क्षेत्र में पशु पक्षी बनकर के भी अगर किसी को विचरने का अवसर प्राप्त होता है तो वह धन्य हो जाता है, पुण्य हो जाता है। आपको तो मनुष्य के रूप में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस ब्रज क्षेत्र में आप सबको इसकी पावनता और इसकी दिव्यता को नित्य सेवन करने और उसके आध्यात्मिक प्रभाव में रहने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज जब हमारी सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की सेवा करते हुए 6 माह का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि का दर्शन करने और आप सभी भाइयों बहनों से संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सचमुच इसे सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं इसके लिए दीनदयाल धाम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति से जुड़े हुए अपने सभी पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। सज्जनों, इस क्षेत्र का विकास हो और उस विकास के साथ साथ जन भावनाओं का भी सम्मान हो,
जब ये बात हम सबके सामने आई, हमारे माननीय मंत्री श्री कांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, यहाँ के प्रभारी मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने, यहाँ के माननीय विधायक गणों ने एक बात को लेकर के सदैव उनकी ये मंशा रही, ये तमन्ना रही, इसको लेकर के निरंतर उनके द्वारा आवाज उठाई जाती रही। वह एक आवाज थी कि वृंदावन क्षेत्र का, इस ब्रज क्षेत्र का विकास ब्रजवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यहां पर हो सके। और ये सचमुच देश और दुनिया के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी ये चाहता है, उसकी भावनाएं हैं, इसका विकास तो हो, लेकिन यहां की भावनाओं का सम्मान करते हुए हो। और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया और उसको गठन को अमले जामा पहनाते हुए एक एक करके हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे इस क्षेत्र में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, बलदेव, महावन, इन सभी क्षेत्रों को तीर्थ विकास के रूप में हम लोग विकसित कर सकें और इस क्षेत्र को वास्तव में इसके पुरातन आध्यात्मिक भावनाओं को सम्मान करते हुए आधुनिक विकास की प्रक्रियाओं के साथ भी जोड़ सकें। और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक अवसर उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। मैं इसे भी सौभाग्यशाली मानता हूं। सज्जनों, आप सब सौभाग्यशाली हैं। ब्रज क्षेत्र में जन्म लेने, इस क्षेत्र में सेवा करने और इस क्षेत्र में किसी न किसी रूप में अगर आपको यहां पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, कहीं न कहीं पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है कि इस पुण्य के आप सब भागीदार बन रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र ने इस देश की राजनीति को एक नई दिशा भी दी। आप सोचिए, आज से 50 वर्ष पहले इसी नगला चंद्रभान में जन्मे, एक गरीब परिवार में जन्मे आप जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस जन्मभूमि में, इस पवित्र जन्मभूमि में जिस आवास में उनका जन्म हुआ था, उस आवास और उस झोपड़ी का अवलोकन करेंगे तो सचमुच आपको इस बात का एहसास होगा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है और पता नहीं कहां पर किस रूप में ईश्वर का अंश किस रूप में आ जाए और वह देश और दुनिया को एक नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 50 वर्ष पहले जिस अंत्योदय की बात की थी, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात की थी, एक गरीब की बात की थी, एक दलित की बात की थी, गांव में रहने वाले एक किसान की जो बात कही थी। आज आप देख रहे होंगे, भले ही आजादी के बाद जिन लोगों को इस बात था कि उनके बगैर देश नहीं चलेगा या देश तो चल रहा है, लेकिन वे कहां चले गए हैं, यह देश के अंदर बहुत ही तस्वीर स्पष्ट कर दे रही है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस धरती से निकली हुई आवाज आज पूरे देश और दुनिया के अंदर किस रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पताका को फहरा रहा है, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं इसी धरती से निकली हुई अंत्योदय जो कभी जनधन योजना के माध्यम से इस देश के 30 करोड़ लोगों के बैंक के खातों को खुलवाने की प्रेरणा प्रदान कर देता है, कभी इस देश के अंदर 3 करोड़ उन माताओं को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवा देती है जिन्होंने कभी रसोई गैस नहीं देखा था। रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन उन लोगों को प्राप्त होता है। और कभी वही प्रेरणा है जिस प्रेरणा ने इस प्रदेश के अंदर
86 लाख किसानों के फसली ऋण को माफ करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गठन किया है, वो प्रेरणा वहीं से प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। आप सब जानते होंगे, जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण करने के बाद उनसे जब इस बारे में पूछा गया कि आखिर उनकी सरकार की दिशा क्या होगी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी यह सरकार गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए और गांव में रहने वाली उस महिला के लिए, उस माता के लिए, उस बहन के लिए समर्पित होगी जो अब तक विकास से वंचित रही है। अगर भारत का प्रधानमंत्री गांव, गरीब, किसान, नौजवान और भारत की माताओं बहनों के बारे में सोच रहा है तो मान करके चलिए, ये आवाज कहीं ना कहीं पंडित दीनदयाल जी की आवाज बनकर के सामने आ रही है। जो आवाज कभी इस धरती से निकली थी, वो आवाज उस रूप में। क्या आपने कभी सोचा था कि देश का कोई प्रधानमंत्री इस बात की घोषणा करेगा कि इस देश के अंदर उस हर व्यक्ति के पास अपना सिर ढकने के लिए आवास होगा जिसने आज तक आवास नहीं देखा है? उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, अद्भुत कार्य हुए, 2022 तक हर परिवार के पास अपना आवास हो। भारत सरकार ने इस पर कार्य योजना बनानी प्रारंभ की। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 9,70,000 आवास हम लोगों ने भी इस वर्ष देने का संकल्प लिया है। 8 लाख गरीबों को आवास ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान कर चुकी है। कोई कल्पना करता था कि किसी गरीब के पास उसके घर में भी उसका अपना शौचालय हो? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से आज इस लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक गांवों में हम लोगों ने प्रत्येक परिवार के पास उसका अपना व्यक्तिगत शौचालय हो यह उपलब्ध करवाया। 4 जिले हापुड़, गाजियाबाद, बिजनौर और शामली ऐसे 4 जनपद हैं जिनमें 100% परिवारों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय है। कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है और जिस भारत की आबादी 125 करोड़ है, इन 125 करोड़ लोगों में कुछ ही लोग होंगे जिन परिवारों के पास अपने घर में शौचालय होगा। एक बड़ी संख्या थी जिनके पास नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प आज कैसा रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तबके का एक एक व्यक्ति न केवल स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, अभी तो इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मान करके इस पूरे अभियान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। कोई सोचता था इस देश के गांव में बिजली जलेगी? कोई सोचता था? प्रधानमंत्री बनने के बाद आते ही प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि जो 18,000 गांव ऐसे हैं देश के अंदर जिनमें अब तक बिजली नहीं पहुंची है, उन गांवों में बिजली पहुंचानी है। वह कार्य पूरा हुआ। अकेले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के अंदर छोटे छोटे मजरे जिनमें विद्युतीकरण का कार्य अधूरा था, 26,000 ऐसे मजरे विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया और 16 लाख ऐसे परिवार जिनके पास अपने विद्युत का कनेक्शन नहीं था, हम लोगों ने उन्हें विद्युत का कनेक्शन भी उपलब्ध कराया। वह गरीब कभी बिजली नहीं जला पाता था, लेकिन उस गरीब की झोपड़ी में जब बिजली का बल्ब जलता है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आत्मा उस समय मुस्कुरा उठती है कि मैं इसी की बात तो कर रहा था, मैं इसी गरीब की बात करता था। जब किसी गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिलती है तो वह छत मिलने पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मुस्कुराहट बनकर के उभरती है कि मैं इसी गरीब की बात कर रहा था।
कर्ज से दबे हुए किसान का कर्ज जब माफ होता है, 1 लाख तक का कर्जा जब प्रदेश सरकार माफ करती है, और उस किसान जो हताश और निराश था, उस किसान का कर्ज जब माफ होता है और माफ होने के बाद उसके परिवार के चेहरे पर मुस्कान होती है, वास्तव में मुस्कान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की मुस्कान है, जो हर गरीब, हर किसान और हर मजदूर के चेहरे पर वो देखना चाहते थे। सज्जनों, बहुत कुछ दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और इसीलिए आप सौभाग्यशाली हैं। इस नगला चंद्रभान जैसे तीर्थ में, आधुनिक भारत के इस तीर्थ में आप सबको जन्म लेने, आसपास के क्षेत्र में करें और इसको अपनी कर्मभूमि के रूप में इस धरती में कार्य करने का एक सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त देने के लिए आया हूं कि हमारी सरकार जो अपने 6 माह का कार्यकाल आज पूरा कर रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर उसी तर्ज पर कार्य करना चाहती है जैसे पिछले 3 वर्ष के दौरान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नेतृत्व प्रदान किया है। आज हम सब ने उन्हीं का अनुसरण करते हुए प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकार को चलाना प्रारंभ किया है, और हम लोगों के एजेंडे में आज प्रदेश के अंदर कोई तुष्टीकरण की बात नहीं कर सकता। आज प्रदेश के अंदर कोई किसी जाति के नाम पर या परिवारवाद की बात नहीं कर सकता। आज प्रदेश के अंदर कोई बात करेगा, किसानों की बात करेगा, नौजवानों की बात करेगा, महिलाओं की बात करेगा, व्यापारियों की बात करेगा, उनके हितों को संरक्षण देने की बात करेगा, गांवों के विकास की बात करेगा, शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बात करेगा, आधुनिकता की बात करेगा, विकास की बात करेगा, लेकिन विनाश की बात नहीं कर सकता। विनाश की परिकल्पना भी उसके दिमाग में नहीं आ सकती, क्योंकि इसे मालूम है प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसके प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हैं। हम इसे सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार ऐसे समय में प्रदेश के अंदर आई जब प्रदेश के अंदर, जब देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती का वर्ष चल रहा है, और उस वर्ष के आयोजन के लिए हम लोगों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस जन्म शती वर्ष का कार्यक्रम क्या होना चाहिए? आज से 6 माह पहले जब हम लोग सत्ता में आए तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, पंडित जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के अनुरूप उनके दर्शन को, उनके एकात्म मानववाद को आम जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, और उसके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किए। ये कार्यक्रम हर विद्यालय, हर महाविद्यालय, हर विश्वविद्यालय तक पहुंचाने का कार्य, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली इस तीर्थ धाम में तो आज हम यहां स्वयं उपस्थित हुए हैं, लेकिन जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी उस मुगल सराय में, उस मुगल सराय का नाम बदल करके हम लोगों ने उस नगर पंचायत का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर और रेलवे स्टेशन का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखने का कार्य करवाया है। भारत सरकार ने इसमें सहयोग किया। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात आती है तो मथुरा और नगला चंद्रभान उससे अलग नहीं होता, ये उसी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस धरती से पैदा हुआ एक लाल देश और दुनिया में अपने दार्शनिक अंदाज में आप सबको एक नई पहचान दे करके अपनी अगली यात्रा के लिए प्रस्थान कर गया, लेकिन वह यात्रा अभी थमी नहीं है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। आज विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना होना, आज तमाम महाविद्यालयों में कार्यक्रम होना, देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाङ्मय का प्रकाशन, पूरा देश और वर्तमान पीढ़ी को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए किन परिस्थितियों में दीनदयाल जी ने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की थी, कैसी परिस्थितियां थी, किन प्रकार के विकट संकटों से उन्हें जूझना पड़ा था।
उस वांग्मय को देखें। हम लोगों ने हर विश्वविद्यालय को, हर महाविद्यालय को वांग्मय उपलब्ध करवाया है। आप देखेंगे उनकी यात्रा को देख करके एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। और इस दृश्य में आप सबका आह्वान करूंगा कि नगला चंद्रभान हम सब के लिए एक राजनीतिक तीर्थ से भी कम नहीं। ब्रज क्षेत्र हमारे लिए एक आध्यात्मिक और धार्मिक तीर्थ है, लेकिन जब राजनीतिक दिशा देने की बात आती है तो उस दर्शन के प्रणेता के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण हम सबको सदैव प्रेरित करती है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके चेहरे पर खुशहाली के लिए और उस खुशहाली के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, प्रदेश के अंदर किसानों की हालत अत्यंत खराब थी और इसलिए हमें किसान ऋण मोचन के इस कार्यक्रम के साथ आपके बीच आना पड़ा। मैं मानता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूखा है। यह क्षेत्र पूरा अलीगढ़ मंडल आसपास के क्षेत्र में व्यापक सूखा का असर है। हम लोगों ने पहले सिंचाई विभाग से कहा है कि नहरों में टेल तक किसी भी स्थिति में पानी पहुंचाओ और सूखे से जो नुकसान किसानों को हुआ है उसका सर्वे करवा करके किसानों को यथासमय उसका मुआवजा प्रदान करने की कार्रवाई प्रारंभ कराओ। किसान के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसी बात को कहते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात को लेकर के कहते हैं, किसान की आय को दुगना कैसे किया जाए। उस किसान के चेहरे पर खुशहाली के लिए आवश्यक है उसकी आय को दुगना करो, उसको हर प्रकार से खुशहाल करो, उसको शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करो, उसको शासन की योजनाओं में सहभागी बनाओ। और इसीलिए हम लोगों ने आलू किसानों के लिए योजना बनाई थी। लेकिन मेरा मानना है आलू किसानों के लिए जब तक हम लोग फूड प्रोसेसिंग के कुछ आधुनिक केंद्र स्थापित नहीं करेंगे तब तक इस क्षेत्र के उन किसानों का उतना भला नहीं होने वाला है जो हम लोग चाहते हैं। और इस बारे में प्रदेश की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मथुरा के बारे में जब मैं देखता हूं, इस जनपद के बारे में, ब्रज क्षेत्र के बारे में सोचता हूं, नगला चंद्रभान देवी में जब आया, स्मारक समिति के पदाधिकारियों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब यहां खारा पानी बहुत है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपने कार्यकाल में जो अभी तक काम किए हैं उसको गिनाया। उन्होंने कहा कि 6 महीनों में हमने जो प्रयास किए हैं उन्हें सफल बनाने के लिए थोड़ा वक्त और लगेगा और केंद्र सरकार पूरा सहयोग कर रही है।